आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट का जो पार्ट थर्ड है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, जो डिफरेंट स्केड्यूल है, इसके अलावा प्रीएम्बल, ये तो बहुत जो आपको इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। उन सारे एरिया को हमने कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप लोग, बाकी सारी वीडियो वहीं पे अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पार्लियामेंट का पार्ट थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपको जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट जो है आपको ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है कि आपको इसमें तीन पार्ट्स होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये याद रखना, कौन से मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आपका 368 के तहत होता है। और जो मैक्सिमम गैप होता है दो सेशन के बीच में वो 6 मंथ का होता है। ठीक है, सेशन आपको जो है गैप ये याद रखना, 6 मंथ का होता है। लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु वेर नोन एज द ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको ये याद रखना, सेक्रेटरी भी है इसमें। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के चेयरपर्सन जो आपका चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है। 3 सेशन होता है आपका ईयर में, एक साल में 3 सेशन होते हैं: बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन जो होता है वो आपका वन बाई वन जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बजट सेशन कब से कब होता है, मानसून सेशन कब से कब होता है। जैसे कि मानसून सेशन अभी चल रहा था आपका, विंटर सेशन होता है जिसमें इफ एनी मेंबर ऑफ द जो आपको पार्लियामेंट के मेंबर है जो एब्सेंट आपको 60 डेज के लिए रहते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये याद रखना, विदाउट इन्फॉर्मिंग अगर 60 डेज के लिए कोई एब्सेंट है तो टू द रिस्पेक्टिव हाउस देन हिज मेंबरशिप शैल बी टर्मिनेटेड। तो ये पूछा जाता है कितने दिन के लिए एब्सेंट होने अगर होते हैं कंटिन्यूसली, इसमें से अगर एक दिन भी अगर उन्होंने बता दिया, इन्फॉर्म किया या फिर उसमें आपको हॉलीडेज आ जाते हैं तो फिर वो इंक्लूड नहीं हुआ। 60 डेज आपको कंटिन्यूसली अगर वो एब्सेंट होते हैं तो फिर उनके मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। तो ये भी पूछा जाता है आपको, प्रिविलेज जो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आर्टिकल 105 के अंदर मेंशन है, फॉर मेकिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज इफेक्टिव पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन द लिस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो जब आपको मैटर अगर इंटरनेशनल मैटर है, चाहे आपका बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके है या फिर आपको नेशनल सिक्योरिटी को लेके, तो उस पर अगर आपको इवन जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा, तो ऐसे अगर कुछ एग्जाम्पल है तो वहां पे आपको स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट क्या है इसमें फ्री है टू मेक द लॉज ऑन दैट मैटर। स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन प्रोवाइड एनी मेंबर एंड अलाउ अदर मेंबर टू स्पीक। तो जो आपको स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के और चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, वो किसी मेंबर को प्रोवाइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं बोलने से। ठीक है, अगर उनको लगता है कि ये चीजें गलत तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये रोकने को जो है, दिस इज कॉल्ड द हिल्डिंग ऑफ फ्लोर। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है हिल्डिंग ऑफ फ्लोर क्या होता है आपका। तो ये प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? चेयरपर्सन, चेयरमैन आपके राज्यसभा के हो सकते हैं, स्पीकर आपके लोकसभा के हो सकते हैं। सो व्हेन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट changes their allegiance or votes against their party in the parliament, it's called a crossing the floor। तो अगर कोई ऐसा है कि जो अपने पार्टी के खिलाफ जाके वोट कर रहा है तो उसको क्रॉसिंग द फ्लोर बोला जाता है। 0 आवर जो है ये आपका यूनिक फीचर है पार्लियामेंट का। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 0 आवर होता क्या है। यूनिक फीचर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम, इट कैन बी मैक्सिमम 1 आवर। तो इसका ड्यूरेशन याद रखना कितना होता है आपका, 1 घंटा का होता है, विच इज अराउंड ये 12 नून से लेके 1 PM तक। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये लोकसभा में होता है। यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है, राज्यसभा नहीं लिखा। ठीक है, 0 आवर क्या यूनिक फीचर है और इसका ड्यूरेशन 1 आवर का ही होगा। 12 से 1 के बीच में होता है लोकसभा में। मनी विल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो मल्टीपल, अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। मनी विल के बारे में काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। एंड दैट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट कांट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि इसको इंट्रोड्यूस राज्यसभा में मनी बिल को नहीं किया जा सकता, ये आपको लोकसभा में ही होता है। और प्रायर रिकमेंडेशन, ये बोला जाता है ना प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं लिया जाता, बट प्रायर रिकमेंडेशन पहले ही प्रेसिडेंट से इसका बाद में इसका एसेंट प्रेसिडेंट से नहीं लिया जाता, बट प्रायर रिकमेंडेशन लिया जाता है प्रेसिडेंट से, फिर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में किया जाता है। राज्यसभा के पास अगर मनी बिल को लेकर देखा जाए तो पावर क्या है? इट कांट रिजेक्ट। ठीक है, ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही अमेंड कर सकता। ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में पूछा गया था। मस्ट बी रिटर्न इन विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है। अगर वो रिटर्न नहीं करते तो लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जो है वो एज इट इज वो बिल को पास कर देती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 108, ये 108 आर्टिकल में क्या आपको प्रेसिडेंट के पास पावर है समन द बोथ हाउसेस ऑफ द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग के लिए अगर कोई डेडलॉक है, कुछ किसी तरह का कोई बिल है जो कि पास नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट, अभी तक 3 आपको जॉइंट सिटिंग हुआ था जबकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर रखा था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118
ठीक है। स्पीकर प्रेसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। तो समन आपको प्रेसिडेंट करेंगे ज्वाइंट सिटिंग के लिए 108 के अंदर, और 118 के अंदर क्या होता है, स्पीकर जो है उसको प्रेसाइड करते हैं। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो आपको चेयरपर्सन जो है आपको राज्यसभा के वो कर सकते हैं। चेयरपर्सन अगर आपको चेयरमैन जो आपको एब्सेंट है तो फिर उसके उन केस में डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो आपको प्रेसाइड करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग आपको फॉर ऑर्डिनरी बिल जो है वो भी हो सकता है, फाइनेंशियल बिल भी होता है। सिंस 26 जनवरी 1950 सिटिंग टू हाउसेस हैव इन्वोक्ड, 3 टाइम्स आपको 3 बार जो है वो ज्वाइंट सिटिंग अभी तक हुआ है। वो एक बार देख लेते कौन कौन सी चीजों के लिए हुआ था। तो 1961 में आपको डाउरी प्रोविजन बिल था जिसके लिए हुआ था। सेकंड वाज द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील था जो कि 1978 में हुआ था। और थर्ड जो था आपका 2003 में हुआ था। तो ये याद रखना आपको। मनी बिल है कौन सा है नहीं है ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है, तो स्पीकर के पास है। According to the Article 116 Indian Constitution, appropriation bill is not passed and government needs to fund of the Lok Sabha then, ठीक है। अगर appropriation bill नहीं पास होता है तब भी गवर्नमेंट जो है आपको क्या कर सकती है। यहाँ पे वोट ऑफ अकाउंट के बारे में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट कमेटी जो लार्जेस्ट कमेटी है आपका पार्लियामेंट का, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। और जो इसके मेंबर होते ऑल आर फ्रॉम द लोकसभा। तो ये याद रखना। स्ट्रीम स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है कि एस्टिमेट कमेटी हैव द ओनली फ्रॉम द मेंबर फ्रॉम द लोकसभा ओनली, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको लग सकता है कि गलत है, बट ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। 30 मेंबर होते हैं और ये सारे मेंबर आपको कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और ये लार्जेस्ट, ठीक है। द सेक्रेटरिएट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडियन पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पार्लियामेंट्री कमिटीज। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड होते हैं 138, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है और इसमें आपको देख पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। सो नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे जो ये फिल करना है ये एंग्लो इंडियन वाला। तो एंग्लो इंडियन वाला तो आपको चाहिए नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका इनवैलिड रहेगा, इसको कोई वैसे बनता नहीं। बट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है आपको, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। अब 87 में क्या है वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 87 जो है डील्स विद द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट at the commencement of the first session after each general election to the House of the People and commencement of the first session of each year, President shall address both the House of the Parliament assembled together, inform the Parliament of the cause of its summon, ठीक है। आपको जो नया पार्लियामेंट जब आपका लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो जो उसका पहला सेशन होता है तब भी आर्टिकल 87 के अंदर जो प्रेसिडेंट जो है समन करते हैं। और इसके अलावा जो आपका जो नया साल स्टार्ट होता है उसमें भी आपको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा समन किया जाता है। ये आर्टिकल 87 में मेंशन है। क्वेश्चन 3 है आपको, विद रेफरेंस ऑफ स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा जाए। अगेन करेक्ट पे ध्यान देना। तो प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड कमिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। तो ये ऑलरेडी हमने देखा आर्टिकल 87 में है। आर्टिकल 87 में द प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ समन, ठीक है। तो ये भी हमने देखा, ये भी आर्टिकल 87 में था आपको दोनों। और जो समन पावर है वो उनका क्या है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर कंसिडर किया जाता है। ऑलरेडी हमने आर्टिकल 87 देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सब गलत है कि अगर पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्वीट। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये क्वेश्चन जो आपका, ये ऑप्शन इनवैलिड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ओनली, ठीक है। द प्रेसिडेंट यहाँ पे दिया हुआ कि इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट इन पार्लियामेंट। तो ये पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ने देखा था काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, और जो प्रेसिडेंट होता है वो आपको पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। द पार्लियामेंट इज फॉर्मेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज से बनता है आपको, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड, कैसे कंप्लीट होगा, जब लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका फोर्थ सही है। द प्रेसिडेंट द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट, इंडियन पार्लियामेंट क्या क्या चीज होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगेन सेम क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें, सेम क्वेश्चन। तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इसमें इंडियन पार्लियामेंट में किसको किसको कंसिडर किया जाता है, तो अगेन
प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। सेम क्वेश्चन अगर देखोगे तो लगातार एक ही क्वेश्चन को अभी तक 10 से 12-13 बार पूछा गया है। अगेन पार्लियामेंट में कौन कौन कंप्राइजेज होते हैं, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिया। अब यहाँ पे नॉट पूछा गया तो नॉट पे ध्यान देना है। तो प्रेसिडेंट तो आपको होते हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो कौन से आपको नहीं होंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। जो आपका पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 79 स्टेटेड दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ठीक है, ये आपको 79 में आपको मेंशन है कि 2 हाउसेस होंगे और प्रेसिडेंट जो है वो आपको कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, पार्लियामेंट कहलाएंगे। ठीक है, मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स पार्लियामेंट हैज टू मीट, मिनिमम पूछा जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम तो 3 बार मिलते हैं आपको, 3 सेशन होते हैं, बट मिनिमम कितनी बार, ट्वाइस। और गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। ये आर्टिकल 85 में मेंशन है। जो है वो सम्मन कौन करता है आपको, प्रेसिडेंट करते हैं। इंटरवल कितना होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द 2 consecutive सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितना होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। क्वेश्चन 17 है कि द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड्स, तो आपको ऑफिसर मैंने बताया था कौन कौन ऑफिसर होते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, वापस से ऐसा हो सकता है कि पूछा जाए एग्जाम में। द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरशिप में बी टर्मिनेटेड इफ रिमेन एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग, कितने दिन का इन्फॉर्म नहीं किया जाता तो उनको टर्मिनेट किया जा सकता, तो ये 60 डेज के लिए। ये कहाँ पे मेंशन है आपका, आर्टिकल 101 Constitution about the vacation of the seat, clause 4 article state if a member of the either house of the parliament is absent from all meeting for a period of 60 days, house may declare his seat vacant but in the calculation of the 60 days। तो ये याद रखना है कि 60 days तो लगातार अगर वो absent होते तब। अब कैलकुलेशन इसका ये होता है कि अब इसमें हाउस इज प्रोरोग या हाउस प्रोरोग हो जाता है, एडजर्न हो जाता है, तो इसमें अगर हो गया तो ये फिर ये इसमें 60 डेज में ये इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है एज अ सीट ऑफ एमपी मे बी डिक्लेयर वैकेंट इफ द सीट है, कितने दिन का होगा, तो ये यहाँ पे डेज नहीं पूछा जा रहा क्योंकि 6 आप 30 + 30 करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 2 मंथ हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। हाउ मेनी डेज ऑफ द absence ऑफ पार्लियामेंट परमिशन कैन मेंबर, कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, 60 डेज अगर नहीं आते लगातार तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। For the first time, MP MLA was disqualified from the membership of the ground, remaining absent for 60 days consecutive without the permission. He was a member of, कहाँ के मेंबर थे ये, काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर थे। इनका नाम भी देख लेते तो कौन थे आपको, बरजिंदर सिंह हमदर्द। ठीक है, इनको क्या किया था कब, 2000 में। ठीक है, ये पंजाब के स्टेट काउंसिल में थे जिन्होंने 60 डेज के लिए absent थे तो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। इफ एनी मेंबर elected for a state legislature with how many days he resigned from the state legislature, otherwise membership of parliament will become void। तो इनको कितने दिन में करना पड़ेगा, 14 डेज में करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशन का रूल नंबर 2 जो है वो प्रोविजन ऑफ द साइमल्टेनियस मेंबरशिप, 2 जगह का मेंबर्स आप नहीं ले सकते हो। 1950 में ऐसे बोला गया था, ए पर्सन can't be a member of parliament and state legislature at the same time if the person is so elected his seat is parliament to become the vacant if he fails to resign his 14 डेज में अगर नहीं रिजाइन करते तो ऑटोमेटिक उनका सीट क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। प्रिविलेज मोशन जो है कैन बी रेज अगेंस्ट द मेंबर, कब रेज किया जा सकता है, withholds facts of case gives distorted version of facts, किसी चीज को अगर गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा तो फिर उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है, प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several posts from the disqualification on the ground of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये अगेन ये यूपीएससी का क्वेश्चन, तो अगर कुछ बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है या फिर वेल एक्सप्लेन है तो इस तरह के वर्ड जो इस तरह की चीजें आपका क्या स्टेटमेंट गलत होता है। तो ये अगर 3 टाइम्स 4 टाइम अगर नहीं भी था, बट अगर ये स्टेटमेंट आप देखते हो तो इसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कौन डिसाइड करता है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए एंड बी दोनों है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर भी और यूनियन ऑफ पार्लियामेंट। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से डिसाइड करता है यूनियन ऑफ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, 102 के अंदर तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर किसके अंदर डिसाइड करता है, 191 के अंदर। ठीक है,
When a person is disqualified or not on the basis of his post profit for the membership parliament of state legislature, according to Article 103, okay, 1 and 2 in the center, president shall do so advise election commission in accordance with the. अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट आपको क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, तो इनको एडवाइस कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। और जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहां पे जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो गवर्नर को कौन एडवाइस करता है आपको, अगेन इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये याद रखना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हो रहा है तो प्रेसिडेंट करते हैं आपको यूनियन लेवल पे, और स्टेट लेवल पे आपको गवर्नर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद द प्रिविलेज इम्यूनिटीज एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन से में आपको 105 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कलेक्टिव प्रिविलेज कौन सा नहीं है आपका, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस, ये कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है। थोड़ा देख लेते कि प्रिविलेज कौन कौन से आपको दिए जाते हैं कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सम ऑफ द कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर प्रोवाइड द पब्लिकेशन ऑफ, अगर वो डिबेट्स और प्रोसीडिंग आपको पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में हो रहा है वो चीजें पब्लिश नहीं होगा, ठीक है, ये प्रोवाइड होता है उनका डिबेट जो है वो उस प्रोसीडिंग को ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी गलत वे में नहीं दिखाया जा सकता। एक्सक्लूड फ्रॉम द स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउस, किसी जो स्ट्रेंजर है उनको हाउस में वो उनको भी प्रोवाइड किया जा सकता है। टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट इफ इट्स बिजनेस, पनिश मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। प्रोविजन होता है अरेस्ट से, सर्विस ऑफ लीगल प्रोसेस विद इन द, ठीक है, हाउस विदाउट परमिशन ऑफ द चेयरमैन एंड स्पीकर। राइट ऑफ द मेंबर टू रिसीव द इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, अगर ऐसा कुछ अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, तो उनको इमीडिएट जो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। बट जो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस, ऐसा कोई प्रिविलेज इनके पास नहीं होता है। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट्स हैव प्रोविडेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये 122 में जो आपका पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग है उसको प्रोवाइड करता है कि वहां पे जाकर कोई मीडिया कवरेज नहीं हो सकता है। अगर चाहेंगे वो पार्लियामेंट तो वो उसके लिए परमिशन दे सकते हैं, बट उसको गलत वे में या फिर आपको इवन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसके खिलाफ उन सारी प्रोसीडिंग के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि आपको आर्टिकल 122 में ये चीजें मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, whom the following has a right to vote in the election of both the house, both the लोकसभा एंड राज्यसभा, किसके पास होता है आपको, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनको वो दोनों में वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट आपका कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट अगर तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया था, डिलीटेड हो गया था, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी पुराना है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सबको वापस आने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे ओनली द राज्यसभा नॉट द लोकसभा कैन हैव द नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। आपको 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में होते हैं, एंग्लो इंडियन वाला तो क्लॉज वैसे भी लोकसभा से खत्म हो चुका है, तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर, ये तो खत्म चुका है, ना ही राज्यसभा में ना ही लोकसभा में। देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर, हाँ, तो कोई ऐसा नहीं कि 12 मेंबर नॉमिनेट होते, बट ऐसा नहीं कि उनको कितने बार भी नॉमिनेट किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ए नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट इन द बोथ, ये ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है, इवन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट, किस चीज पे लेजिस्लेशन कर सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया पे, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन सब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट कब कर सकते हैं, रेजोल्यूशन देयरफॉर हैज बीन पास बाय द स्टेट, अगर स्टेट ने पास कर दिया तो उस पर पार्लियामेंट कर सकते हैं। यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट सब्जेक्ट लिस्ट पे कब कर सकता है, तो ये इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसके लिए कर सकता है, बाई कंसल्ट स्टेट से भी कर सकता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन इससे भी हो सकता है, और नेशनल इंटरेस्ट की बात है या सिक्योरिटी की बात है तो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ 2/3 मेजोरिटी से, तब भी ये हो सकता है आपको। सो 1 बाई 1 देख लेते हैं, पार्लियामेंट में लेजिस्लेट कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट पे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 इम्प्लीमेंट एनी, तो ये याद रखना है 253 आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 252 टू और मोर स्टेट बाय देयर कंसेंट से हो सकता है। आर्टिकल 249 में आपको नेशनल इंटरेस्ट की जब बात होगी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, 2/3 मेजोरिटी से उसका वो पास होना चाहिए। आर्टिकल 357 में प्रोक्लेमेशन ऑफ, अगर आपका इमरजेंसी है, ठीक है, इसमें भी आपका पार्लियामेंट ले सकता है डिसीजन।
क्वेश्चन नंबर 35, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट? किस पे कर सकते हैं? आपको 253 पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट पूछा गया, ठीक है, तो कब नहीं कर सकते आपको? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्ट टू डू सो, ठीक है, तो ये तो हो सकता है, तो नॉट यहाँ पे पूछा, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 एलिमिनेट, तो आपका बी और डी बचता है। आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, राज्यसभा हैज पासेस अ रेजोल्यूशन दैट इज नेसेसरी टू इंटरनेशनल, ऐसा नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट पूछा जाएगा, तो आपका ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट थर्ड है आपका, द स्पीकर ऑफ विधानसभा सर्टिफाइड दैट लेजिस्लेशन इज नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी आप एलिमिनेट कर दो, आपका डी आंसर आ जाएगा। 37 क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडियन इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, इंटरनेशनल जब ट्रीटी की बात है तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टेट का कंसेंट लेना, जैसे कि आर्टिकल 253 में ऑलरेडी मेंशन है कि पार्लियामेंट एम्पावर है, उसके पास पावर है कि किसी अगर इंटरनेशनल ट्रीटी पे बात करना तो वो अपने आप से वो चीजें कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ गिवन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पार्लियामेंट का पावर है, 248 में मेंशन है। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ एन मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन मदर टंग, ठीक है, तो आप मातृभाषा में जो है स्पीकर आपको परमिशन देते हैं बोलने के लिए, बट ये मेंशन कहाँ पे, तो ये आर्टिकल 120 में है। तो जब आपका खासकर जब ओथ होता है तो वहां पे जो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपने इवन 22 शेड्यूल लैंग्वेज के अलावा जो है वो जो उनकी मदर टंग है उसमें भी वो क्या कर सकते हैं, ओथ ले सकते हैं, ये आपको 120 में मेंशन है। इवन जो आपका आर्टिकल 348 है जो कि पार्लियामेंट शैल बी कंसिडर, ये हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको याद रखें कि 120 जो है आपको मदर टंग के लिए ओथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर स्पीक, ठीक है, 21 में है आपको क्या होता है, एल्डिंग ऑफ फ्लोर, ऑलरेडी हमने देखा है कि जो है वो प्रोवाइड करते हैं चेयरमैन राज्यसभा में और लोकसभा में स्पीकर जो है किसी को मना कर सकते हैं बोलने के लिए, ठीक है। दूसरा 2 3 4 टर्म्स में मेंशन जैसे कि डेकोरम है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना जो वो डेकोरम आ जाएगा, ठीक है, किसी का जो प्रोसीडिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्रॉस फ्लोर में आपको क्या होता है कि पास बिटवीन द अनदर मेंबर व्हाइल द लेटर इज स्पीकिंग, ठीक है, a member is not to leave the chamber when the speaker is addressing the house, अगर स्पीकर कुछ बोले तो वो जो मेंबर है वो हाउस छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। इंटरपेलेशन, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है डिमांडिंग द दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्लेन सम एक्ट और पॉलिसी। एल्डिंग ऑफ फ्लोर क्या है, द स्पीकर कैन स्टॉप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट अनदर स्पीक, ठीक है, तो ये आपको एल्डिंग फ्लोर बोला जाता है। टाइम ऑफ 0 आवर क्या होता है, ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, और ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, आपका कन्वेंशन है। 0 आवर इज द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। 0 आवर जो कॉन्ट्रीब्यूशन विच कंट्री ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये इंडिया का खुद का कन्वेंशन है, किसी कंट्री से हमने नहीं लिया था। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम 0 आवर के लिए, कितना होना चाहिए, 1 आवर होना चाहिए, जिसके हमने देख लिया 12 से 1 के बीच में होता है। 0 आवर इज अ पॉलिटिकल jargon, ठीक, रिफर्स टू क्वेश्चन आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जनरल डिस्कशन ऑन बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा, कब होता है, तो ड्यूरिंग द सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होता है आपको। तो बिल का जो पासिंग होता है वो भी देख लेते हैं, 3 स्टेज में आपका बिल पास होता है, आइदर हाउस कोई भी हाउस में अगर हुआ तो 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज होता है लीव इज आस्क्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इफ ग्रांटेड, बिल इज इंट्रोड्यूस। सेकंड स्टेज में आपका रीडिंग होता है बिल का, कंसेंस ऑफ कंसिडरेशन होता है बिल, उसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं। एट फर्स्ट स्टेज जो है वो जनरल डिस्कशन होता है, पूरे पार्ट को हो सकता है ये, फिर सेकंड में आपको क्या होता है, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है बिल का, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है रिपोर्टेड बाय द सेलेक्ट ज्वाइंट कमेटी। और थर्ड स्टेज जो आपका लास्ट स्टेज जिसको बोला जाता है उसमें रीडिंग और डिबेट होता है कन्फाइंड टू द आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर द मेंबर इज चार्ज कैन मूव द बिल इज पास्ड, ठीक है, तो कोई भी बिल जो है वो 3 स्टेज में पास होता है आपको। व्हेन बिल इज रेफर टू द जॉइंट सेटिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट शुड बी पास बाय द, कितने से पास होना चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से होना चाहिए। और ये कहाँ पे मेंशन है आपका जॉइंट सिटिंग का मेंशन कहाँ पे, आर्टिकल 108 में, इफ द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज होगा, और मेजोरिटी कौन सा होना चाहिए, तो आपका सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। क्वेश्चन 48 कि व्हाट विल बी द हैपन इफ द प्रेसिडेंट समन फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इन द मीन टाइम लोकसभा इज रिजॉल्व, तो अगर जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और उसमें आपका लोकसभा रिजॉल्व हो जाता है तो क्या होगा, आपका जॉइंट सिटिंग विल बी हेल्ड एज शेड्यूल टाइम पे, जो आपका टाइम डिसाइडेड क्या है उसी पे आपका क्या होगा, जॉइंट सिटिंग होगा। विद द रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा जा रहा है, तो क्या करेक्ट है आपका,
आर्टिकल 108 प्रोवाइड फॉर 108 108 है, 109 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत, इनकरेक्ट है। स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, और समन कौन करता है ज्वाइंट सिटिंग के लिए, तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, कौन प्रिसाइड करते हैं आपको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो आपको डिप्टी स्पीकर, फिर चेयरपर्सन, और फिर डिप्टी चेयरपर्सन जो आपके होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस पार्लियामेंट, तो ये स्पीकर करते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है आपका, आर्टिकल 118 में। ज्वाइंट सिटिंग अगेन तो कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। सेम क्वेश्चन, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रिसाइड, सेम क्वेश्चन, स्पीकर अगेन। ज्वाइंट सिटिंग, स्पीकर। The joint sitting of both of the House of Parliament sanctioned under the Article 108. ठीक है। The first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in year 1961. तो ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि पहला joint sitting का वो कौन सी ईयर में था। डाउरी प्रोविजन एक्ट था, ठीक है, जो कि बिल था जिसको लेके ये हुआ था आपको। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। द सेकंड जॉइंट सिटिंग जो आपका हुआ था किस चीज को लेकर हुआ था, बैंकिंग कमीशन बिल को लेके हुआ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको 1 2 3 सही है। और थर्ड वाला भी याद रखना आप लोग, वो किस चीज से था, एंटी टेररिज्म बिल, जो कि 2002 में आया हुआ था। द प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेंशन, कहाँ पे मेंशन है आपका जॉइंट सिटिंग को लेकर, 108 में मेंशन है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जॉइंट सिटिंग कौन कौन से केस में हो सकता है ये पूछा जा रहा है आपको। तो इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जॉइंट सिटिंग होना चाहिए। तो आपको कहीं से सही लग रहा है स्टेटमेंट, नहीं लग रहा है, ठीक है, करेक्ट इसमें देखना है। तो ये पहला स्टेटमेंट को क्या करो, आप एलिमिनेट करो। अब बी और डी में आप देखना है, तो अगर पहला एलिमिनेट करते हो तो ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी तो एलिमिनेट हो ही रहे। टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में कभी भी आपका जॉइंट सिटिंग नहीं होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अमेंडमेंट करना है तो सेपरेटली आपको बिल को पास करना पड़ता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टू डिस्कस सच बिल वेयर बोथ द हाउस हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन है तब भी आपको जॉइंट सिटिंग हो सकती है। फर्स्ट जॉइंट सिटिंग आपको डॉरी प्रोविजन एक्ट कब आया था, 1961 में, तब ये पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपको 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का, ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ये तो बिल्कुल नहीं है। आपको पहले मैंने बताया कि जॉइंट सिटिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नहीं होता है। इन सिचुएशन लाइक डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन प्रिसाइड जॉइंट, नहीं, जब आपको लोकसभा के स्पीकर नहीं होते तब इन केस जो है वो जॉइंट सिटिंग को जो आपको प्रिसाइड करने का पावर इनके पास होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कोरम आपको 1/10 होना चाहिए, 1/6 नहीं होना चाहिए, ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोरम मेंशन है 1/10। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कौन से केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा आपको, ऑर्डिनरी बिल के केस में, मनी बिल में आपका ज्वाइंट सिटिंग होता नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप क्या कर दोगे, ये एलिमिनेट करो। तो ए और बी आप ए और सी बच रहे हैं। तो सी में मैंने ये भी बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, ठीक है, उसको सेपरेटली पास किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस रिजॉल्व द डेडलॉक कब होगा आपका, खासकर ऑर्डिनरी बिल में तब, ठीक है। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोप्रिएशन बिल में आपको ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। 62 है आपको, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ ऑफ द हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कनेक्शन विद द ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव बिल में भी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कौन से हाउस में किया जाएगा, आइदर हाउस, किसी भी हाउस में आपको कर सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में। Which of the following statement is correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. ठीक है. A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not be lapsed in the dissolution of the Lok Sabha. ठीक है. तो ये दूसरा जो आपका स्टेटमेंट ये सही है। जो बिल पेंडिंग है आपका राज्यसभा में और अगर लोकसभा ने पास नहीं किया तो बस ऐसे ही आपको क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। बट ये जो स्टेटमेंट दिया है कि बिल पेंडिंग इन द लोकसभा पासेस ऑन इट्स प्रोग्रेशन, तो ये आपका डिसोल्यूशन होता है तभी आपका जो बिल होता है वो लैप्स करता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका सेकंड सही है, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। कौन से आर्टिकल में मेंशन आपको, 107 में है, बिल पेंडिंग को लेके कब लैप्स होता है, ठीक है। 107 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज दैट हैज नॉट बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल, ये लैप्स नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ले डाउन टैक्स कैन नाइदर बी लेव्ड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ।
तो ये 265 में टैक्स से रिलेटेड। 300 जो है आपको डील्स करता है स्वीट एंड प्रोसीडिंग से। हु हैज अ राइट टू इशू मनी फ्रॉम द CFI? CFI से मनी कौन ले सकता है? तो यहाँ पे आपको सारे इनकरेक्ट है। 266 में आपको मेंशन है कि all revenue received by the government of India, all loans raised by the government of India, issue of treasury bills, loans, ठीक है, ways and means, advance, money all received that government, repayment, CFI, ठीक है, it is under the control of parliament। तो पार्लियामेंट इसमें ऑप्शन में है नहीं। और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल जो है वो भी आपका 114 में है, जो कि पार्लियामेंट के पास ही पावर होता है। ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट, टैक्सेस एंड रिसिप्ट कंडक्ट, तो इस किसको क्रेडिट होता है? CFI में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड्स, CFI से कौन ले सकता है? आपको पैसे निकाल सकते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये 114 में आपका मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा जाए, नॉट मैंडेटरी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑफ CFI ऑफ इंडिया। तो क्या मैंडेटरी नहीं है आपको? सैलरी पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो ये आपका मेंशन नहीं। तो एक बार देख लेते हैं कि CFI में आपको कौन कौन से चार्ज के अंदर आते हैं। तो सैलरी अलाउंसेज जो होते हैं प्रेसिडेंट के, और एक्सपेंडिचर होते हैं रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, ये आपका आता है। द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। डेट चार्ज of the government of India is liable, including interest, sinking charges, redemption charges, and other expenditure relating to the raising loans and service and redemption, ठीक है। तो डेट्स जो आपको लोन वगैरह है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सैलरी आपके प्रेसिडेंट के हैं, और इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन के हैं, और चेयरमैन के, और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है। फिर यहाँ पे सैलरीज जो आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, पेंशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये याद रखें सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। इवन जो पेंशन पेबल टू द जज ऑफ फेडरल कोर्ट, पेंशन जो हाई कोर्ट को दिया जाता है, हाई कोर्ट जज को, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। द सैलरी अलाउंसेस ऑफ पेंशन पेमेंट, कैग का भी इसमें मेंशन है। एनी सम रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई द जजमेंट डिग्री ऑफ अबोर्ड, ट्रिब्यूनल का भी मेंशन है। और पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो अपने हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज, नॉट पूछा जा रहा है, तो नॉट किस में होता है आपको? वाइस प्रेसिडेंट का अलाउंसेस इसमें कहीं भी मेंशन नहीं था। प्रेसिडेंट मेंशन था, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में मेंशन था आपको, लोकसभा स्पीकर और हाई कोर्ट जज के बारे में मेंशन था, बट आपको वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे मेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, अगेन नॉट चार्ज, तो नॉट कौन सा हो जाएगा आपको? प्राइम मिनिस्टर भी मेंशन नहीं था, आपको याद रखना है। कैग मेंशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और यूनियन UPSC के जो आपके चेयरमैन होते हैं उनका भी नाम मेंशन है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंटीजेंसी फंड से कौन से रिलेटेड है आपको? 267 से, ठीक है। ये आपको जो इमरजेंसी होता है उस टाइम पे, या तो आपको नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैनमेड डिजास्टर है, उसकी वजह से अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उससे आप इसमें से फंड रिलीज किया जाता है। अगेन ये पार्लियामेंट जो है वो लॉ से क्या कर सकता है, कौन से आर्टिकल में कवर करता है? 115 और 116 में। हाउ कैन प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम कंटीजेंसी फंड, कैसे स्पेंड कर सकते हैं? बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन से पहले इसका यूज किया जा सकता है। विद द रेफरेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, which of the following statement is correct? The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to the parliament. No amount can be withdrawn from the CFI without the authorization of parliament. तो ये statement सही है। और disbursement of money from the public account also need the authorization of parliament. ये statement आपका incorrect है। correct पूछा जाए तो 1 और 2 जो है आपका क्या हो जाएगा? सही है statement. Which of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget in parliament? तो Department of Economic Affairs. अब ये how many number, ठीक है, demands for grants are put before the parliament as a part of annual budget, ये आर्टिकल 113 जो है वहां पे मेंशन है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। टोटल ग्रांट्स जो आपको कितने हैं? 102 है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसमें ऑप्शन में था ही नहीं। मनी बिल जो है वो डिफाइन कौन से आर्टिकल में है आपको? 1110 में। ये ऑलरेडी आपका UPSC ने भी पूछा हुआ था, आपको 2024 वाला या 25 वाले एग्जाम में पूछा हुआ था कि मनी बिल जो है कौन से आर्टिकल में डिफाइन है। तो आपको कौन से आर्टिकल में डिफाइन है? 1110 में है। जो 109 है उसमें स्पेशल प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल है। डेफिनेशन आपको मनी बिल, तो क्योंकि आपको बोल दिया जाएगा, एक बार हो सकता है स्टेटमेंट ऐसे पूछा जाए आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल डिफाइन है, तो आप, क्योंकि जनरली ये स्टेटमेंट सर का अगर इनकरेक्ट होता है, बट ये यहाँ पे सही होगा। परमिशन जो है वो बिल्स पे 1111 में है। सेम क्वेश्चन, मनी बिल 1010।
मनी बिल टू बी डीम्ड एज ए मनी बिल, ये मैटर किस चीज से रिलेटेड करते हैं? तो ये रेगुलेशन बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CFI से, ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ द स्टेट, डी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल के अंदर क्या क्या चीजें होता है? आर्टिकल 110 में आपको मनी बिल में कौन कौन सी चीजें आती है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार देख लेते हैं मनी बिल में क्या क्या चीज है। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमेशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये मनी बिल के अंदर आता है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिविंग, ठीक है, गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, इसमें बस आपको लोकल गवर्नमेंट वाला नहीं आता, इसके अलावा अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें आती है, तो सब याद नहीं हो सकते, बट लोकल गवर्नमेंट वाला चीज मैटर, आप उसको अगर एलिमिनेट कर लेते हो तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। CFI का फंड्स जो है कंटीजेंसी फंड, ये भी आपको आता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI, ये भी आएगा। डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन CFI, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, ये भी आपको मनी बिल में आता है। रिसिप्ट ऑफ मनी अकाउंट ऑफ CFI से अंदर, तो CFI से जो आपका जो भी कुछ भी रिलेटेड है ना, तो वो आपको मनी बिल के अंदर आ रहा है। एनी मैटर इंसिडेंशियल ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड इन द क्लॉज A एंड F, A to F, ठीक है, तो ये मनी बिल के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा जाए इंक्लूडेड इन द मनी बिल, तो प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन और पेनल्टीज आपको मनी बिल के अंदर नहीं आता है। जैसे कि रिगार्डिंग द टैक्सेस, ये आता है आपको। बोरोइंग आ रहा है CFI से रिलेटेड कंटीजेंसी फंड से, तो ऑटोमेटिक इसमें आएगा नहीं। अगेन नॉट करेक्ट पूछा जाता है। ईच मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, जो जितने मनी बिल होते हैं सारे फाइनेंस बिल, तो ऐसा तो नहीं कुछ होता है, ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कमी में दिया हुआ है। फिर आपको पूछा गया कि ईच फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल, तो ये दोनों आप एक दूसरे से एंटी स्टेटमेंट लग रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, तो 2 जहाँ पे एलिमिनेट कर दो। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, मनी बिल का तो ऐसा प्रोविजन है कि मनी बिल को आप लोकसभा में ही लेके आ सकते हो, बट फाइनेंस बिल को लेके ऐसा कुछ नहीं है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आपको ई और बी में देखना है ये कौन सा सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, फाइनेंस बिल इज प्रिसाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज टू साइन अ फाइनेंस बिल, ठीक है, रिफ्यूज नहीं कर सकते, तो ये नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है ना आपको, ठीक है, तो ये आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ये मनी बिल कैन बी टेबल इन आइदर हाउस ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लोकसभा में ही इसको दिया जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फाइनेंस बिल और मनी बिल को लेकर स्टेटमेंट दिया गया, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कांट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, when the Lok Sabha transmit the money bill to the Rajya Sabha, it can't amend or reject. It only can make the recommendation. In case of the disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill, but joint sitting for necessary for the फाइनेंस बिल। तो यहाँ पे देखते हैं आपको 2 स्टेटमेंट्स में सही है, एक इनकरेक्ट है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है आपका मनी बिल, ठीक है, एक तो सबसे पहले याद रखना 110 में, फाइनेंस बिल जो आपका 117 में, फाइनेंस बिल 1 जो है 117 में, फाइनेंस बिल 2 जो है आपको 117 का पार्ट 3 में। मनी बिल को डिफाइन किया गया है, पहला जो है आपको, जो राज्यसभा के पास क्या पावर है? इट कांट रिजेक्ट ऑर्डिनेंस, तो ये सही है, आपको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, इट कांट ओनली मेक द रिकमेंडेशन, इसीलिए जो स्टेटमेंट आपका सही है ना कि रिकमेंडेशन दिया जा सकता है, इट कैन ओनली मेक, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग, तो मनी बिल को लेकर कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है आपका, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हो, when the लोकसभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल थ्रू इट कैन इमेंड और रिजेक्ट द, हाँ, तो फाइनेंस बिल में आपका कुछ ऐसा होता है, बट मनी बिल में ऐसा कोई पावर नहीं है। Who among the following decide whether the particular bill is a money bill, तो ये कौन डिसाइड करता है आपको? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और ये आर्टिकल कौन से मेंशन है आपको? 110 में मेंशन है। Who certified, same question. Who decide the money bill, same question. Which of the following statement is correct regarding the submission of money bill, तो it presented in the लोकसभा, मनी बिल आपको लोकसभा में होता है, ठीक है। The finance bill of Indian government is presented, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लोअर हाउस, उसको हम लोग लोकसभा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, which of the following statement is correct,
तो मनी विल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, तो ये आपका सही है। बाकी सारा जो कि लोकसभा में राज्यसभा दोनों में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि मनी बिल इज कैन बी प्रेजेंटेड, कौन प्रेजेंट करता है आपको, कहाँ पे होता है, तो लोकसभा में होता है। स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि मनी बिल है कि नहीं। फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द नॉट करेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, तो ये आपका नॉट करेक्ट है, लोकसभा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में होता है। अगेन लोकसभा। 14 डेज का टाइम होता है किसके पास, राज्यसभा के पास, कि उसमें आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते, अपना जो भी सजेशन देना वो दे सकते हो आप। इफ अ मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन द लोकसभा, राज्यसभा कैन विथहोल्ड मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए विथहोल्ड कर सकते हैं। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल एंड सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। सेम क्वेश्चन है। Which of the following procedure will enable the adoption of money bill can once passed by the Lok Sabha? तो अगर एक बार मनी बिल पास हो गया तो क्या होगा, it will be deemed to have been passed in if the Lok Sabha passes it again either by the accepting or rejecting the amendment. A bill is merely involved expenditure and does not include any matters specified in the article 1110 can be initiated in either house of the parliament. Which of the following article of Indian Constitution deal with annual financial statement, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, वो आपको कहाँ पे मेंशन 112 में है, ठीक है। बजट टर्म कहीं भी यूज नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट का एक बार देख लेते हैं कि आपको 112 आर्टिकल में मेंशन है। इसके अलावा अगर देखोगे तो आपको कब ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। बजट में अगर देखा जाए तो 6 स्टेज होते हैं। पहला प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, जनरल डिस्कशन होता है, फिर डिपार्टमेंटल जो है वो स्क्रूटनाइज करते हैं, वोटिंग और डिमांड किया जाता है, फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है और पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, लास्ट प्रोसेस जो होता है वो आपका होता है। Which of the following term does not appear in the constitution? तो बजट टर्म नहीं है आपको, उसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है। Which of the following statement is not correct regarding the parliament? पार्लियामेंट का जो बजट है उसमें कौन सा इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मूव द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। Which of the following is parliamentary control? पब्लिक फाइनेंस के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसमें आपको प्लेसिंग ऑफ एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट सही है। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम CFI इंडिया ओनली पासिंग फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल से इसको पास किया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ये आपका क्या है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। पीरियोडिक एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम अगेंस्ट द मैक्रो, इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपका नहीं है। इनकरेक्ट इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, तो इसलिए आंसर आपका 1 2 3 5 हो जाएगा। एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा, अगर नहीं पास करता तो क्या होगा, आपको जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सबमिट करना पड़ेगा रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। विद द रेफरेंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करना है। प्राइवेट मेंबर बिल इज अ प्रेजेंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। रिसेंटली प्राइवेट, ठीक है, रिसेंटली ऐसा कुछ कोई बिल आपका जो है वो प्राइवेट बिल जो है वो पास नहीं किया गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, आंसर 1, दोनों इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो आपको सर्वे होता है प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर कमिंग ईयर, तो जो आपका बजट आता है उससे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे आता है। वोट ऑन अकाउंट जो परमिट यूनियन गवर्नमेंट क्या किस चीज का परमिशन देते हैं, विड्रॉ मनी फ्रॉम द CFI ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ये कहाँ पे मेंशन है आपका, आर्टिकल 116 में मेंशन है। वोट इन अकाउंट इज मीन फॉर किसके लिए है आपका, अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग बजट। वोट इन अकाउंट ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी किस चीज के लिए, व्हेन रेगुलर बजट इज नॉट, तो वोट इन अकाउंट तब किया जा सकता है जब आपका रेगुलर बजट, खासकर जब इलेक्शन ईयर देखोगे जिसमें आपको इस टाइम पे इस तरह का जो है वो टूल्स यूज किया जाता है। वोट इन अकाउंट एंड इंटरिम बजट, दो चीजें हैं आपको यहाँ पे पूछा जाए करेक्ट क्या है आपका, तो प्रोविजन ऑफ वोट एंड अकाउंट इज यूज बाय स्टेबल गवर्नमेंट बाय इंटरिम गवर्नमेंट इज प्रोविजन, इस तरह का कोई कुछ जो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वोट इन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर, तो ये याद रखना आप, पॉलिटी में ओनली इस तरह के स्टेटमेंट जो है ना वो सही हो जाते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है।
estimate of expenditure are submitted Parliament of India in the form of to demand for grants में। यहाँ पे आपके मैंने 6 स्टेजेस बताए थे जो आपका फाइनेंशियल जो आपका बजट पास होता है उसमें कौन कौन सी इंक्लूडेड है पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बिल होगा, डिस्कशन होता है, अप्रोप्रिएशन होता है और जो आपको पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होता है। वोट ऑन अकाउंट इसमें आपका इंक्लूडेड नहीं होता है। वोट एन अकाउंट कहाँ पे आपको 116 में। जो प्रायर जो सेक्शन किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा वो आपको कहाँ पे मेंशन है ये पूछा जा रहा है आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये इसमें आप प्रायर परमिशन होता है इसका प्रेसिडेंट का। अफेक्टिंग द टैक्सेशन ऑफ विच स्टेट और इंटर ये भी आपका होता है। अगर बाउंड्री को क्या करना अल्टर करना स्टेट का तो ये भी होता है मनी बिल में। ठीक है, ये चारों याद रखना है, ऐसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज रिलेटेड टू यूनियन बजट। तो कट मोशन जो आपका यूनियन बजट से रिलेटेड है। सेंसुअर मोशन क्या होता है मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और हार्श क्रिटिसिज्म जो है उसको। कॉलिंग अटेंशन क्या होता है जो अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया है इंपॉर्टेंट पब्लिक डिस्कशन जो अर्जेंट होता है वहां पे अगर अटेंशन ड्रॉ किया जाता है ये प्रायर परमिशन लिया जाता है स्पीकर से। ठीक है, कट मोशन आपका बजट से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। और एडजमेंट क्या होता है इट इज अ मोशन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस टू सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो कट मोशन हमने ऑलरेडी देख लिया आपको किस चीज से रिलेटेड है। टू मूव अ प्रपोजल फॉर रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो पॉलिसी कट क्या है, ठीक है, तो ये है बजट डिमांड्स रिड्यूस RS1। ठीक, 1 रुपए से उसको बजट को कम करना है तो ये पॉलिसी कट हो जाएगा। इकोनॉमिक कट मोशन क्या है, ये बजट रिड्यूस होगा स्पेसिफिक अमाउंट से। टोकन कट क्या है, बजट डिमांड रिड्यूस बाय 1 रुपये और 100 से। ठीक है, वोट एंड अकाउंट ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। वोट एंड अकाउंट क्या होता है आपको ये आर्टिकल 116 में मेंशन है जिसमें आपको प्रोसेस ऑफ इंक्यूबमेंट गवर्नमेंट ऑब्टेन वोट्स फ्रॉम द पार्लियामेंट टू ड्रॉ मनी फ्रॉम CFI से। प्रोविजन ऑफ कॉलिंग अटेंशन नोटिस रिस्ट्रिक्टेड स्कोप तो ये आपका एडजमेंट मोशन है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू किससे होता है आपको ये तीनों यूज कर एडजमेंट क्वेश्चन आवर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या होता है अनस्टार क्वेश्चन पर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। ये असर्जन रीजनिंग है आपका। ये अगेन ये एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक अ डिस्कशन अंडर द रूल प्रोसीजर। ठीक है, ये स्टेटमेंट रूल इज प्रोवाइड। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा। इन द पार्लियामेंट जो आपको जो पर्पस ऑफ एडजमेंट मोशन क्या होता है अलाउ डिस्कशन एंड डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है उस पर डिस्कशन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू टाइम इन द पार्लियामेंट प्रोसीजर तो ये स्टॉप द डिबेट ऑफ द बिल। With the reference to Indian polity, which of the following statement is correct पूछा जा रहा है। तो करेक्ट क्या आपको प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनरी बिल ओनली विथ आइदर ऑफ द हाउस टू पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस तभी बना सकते कौन प्रेसिडेंट जब दोनों हाउस आपका सेशन में नहीं होता है। द सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या होता है कौन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते इंडिपेंडेंट होते। तो ये जो आइडिया है ना ये कहाँ से लिया गया था आपको 1926 में। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे। और कौन पहले थे आप कौन बने थे तो जो विठल भाई जे पटेल थे वो बने हुए थे। ठीक है, आर्टिकल 98 में आपको ये चीजें मेंशन है। दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट तो ये सही है। राज्यसभा कैन स्टॉप अ फाइनेंस बिल्स द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको उसमें अमेंडमेंट किया गया था सेकंड 42 से। डिस्प्यूट तो ये सब स्टेटमेंट पूछा जा रहा है इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। और यहाँ पे वर्ड जो आपको प्रीएम्बल में दिया गया ना ये आपको 42nd अमेंडमेंट से नहीं ऑलरेडी आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड कैसे हो सकता है जुडिशियल रिव्यू से। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है।
इंडियन जो पार्लियामेंट है उसका गोल्डन जुबली कब हुआ था आपको? 1305 2002 में, ठीक है। जो न्यू बिल्डिंग है आपका पार्लियामेंट का, उनको किसने बनाया था? तो ये आपको विमल पटेल ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में पूछा जाए तो ये किस तरह का बॉडी है आपका? इट इज नॉट ऑटोनोमस बॉडी। तो ये ऑटोनोमस बॉडी आपका, ये पहला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है? यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, तो ये आपका इनकरेक्ट है। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम मेंबर, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट आपको क्या बस थर्ड जो डिप्टी स्पीकर लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये आपका सही है। फर्स्ट नेशनल लीडर टू इलेक्टेड एज, तो ये विठल भाई पटेल 1925 में बनाए जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन जो थे वो पूरे पार्लियामेंट से थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी से है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।